Yeah, so good morning, everyone. Good morning, sir. रिवाइज किए हो मैनेजमेंट ऑडिट कल जितना अपन ने किया था? ऑलमोस्ट सर लगता कर लिया सर मैंने तो। काफी कम ही किया था ऐसे तो। यस पूजा, गुड मॉर्निंग। रिवाइज कर लियो? बोलो रिवाइज कियो तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रिवाइज करेंगे। मुझे फटाफट से बताओ, विच रिपोर्ट विल यू इशू, विच रिपोर्ट विल यू इशू इन केस ऑफ इमरजेंसी? तुमको लग रहा है जल्दी इशू कर देना चाहिए, सो व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट विल यू इशू? सर ओरल रिपोर्ट करेंगे हम, या लास्ट में फ्लैश रिपोर्ट होती है, वो भी एक जल्दी वाली होती है, दोनों जल्दी वाली होती है। इमरजेंसी के लिए लेकिन इंट्रीम ये दिया है ना इमरजेंसी, ओरल रिपोर्ट। ठीक है, ओरल रिपोर्ट इशू होगा। निधि, तुमने क्या डाउट पूछा था कल? सर वो ऑपरेशनल ऑडिट के वीडियो में था एमआईटी बोल के। आई थिंक दैट इज वो मैनेजमेंट ट्रिक, इंफॉर्मेशन। हाँ। वो वीडियो में आपने बोला था सर कुछ एमआईटी। MIT वॉज वो ना तुम्हारा ट्रिक का था ना आंसर, नीड फॉर ऑपरेशनल ऑडिट के लिए बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, उसका तो वही था, यस सर फुल गॉट फॉर्म। इट। फिर मुझे बताओ, कैटेगरीज, कैटेगरीज ऑफ रिपोर्ट, कैटेगरीज ऑफ रिपोर्ट, चार मेन कैटेगरी ऑफ रिपोर्ट बोलो। यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट में 4 मेन कैटेगरीज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जल्दी जल्दी बोलो, आज बहुत मेरा पेट दुख रहा है जोर से। मैनेजमेंट ऑडिट अपन कंप्लीट करके आई विल गिव यू ऑडिट ऑफ PSU एज होमवर्क। बोलो मेन कैटेगरीज। रिपोर्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। कल मैंने बताया था ना, कैटेगरीज में अलग होगा, टाइप्स में अलग होगा। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में क्या क्या टाइप की रिपोर्ट है? ओरल है, रिटर्न है, ठीक है, इंटरिम, सॉरी इंटरिम रिटर्न है, रेगुलर रिटर्न है, फिर तुम्हारा फ्लैश रिपोर्ट है। लेकिन कैटेगरीज में वो मैंने देखा था कि भाई मैनेजमेंट ऑडिट स्टाफ एक रिपोर्ट बनाता है, वो एक अलग कैटेगरी की रिपोर्ट हो गई। वही सीनियर मेंबर जो तुम्हारी टीम के, वो लोग अगर रिपोर्ट बना रहे तो वो एक अलग कैटेगरी हो गई। फिर इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इंक्वायरी वाली टीम है, वो रिपोर्ट बना रही तो वो एक अलग कैटेगरी की रिपोर्ट हो गई। एंड एक जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट होती है वो तो हो ही गई एक अलग सेपरेट अपनी कैटेगरी में। याद है कि नहीं? यस। फिर स्टेप्स टू प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट बोलो। स्टेप्स टू प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट, केशव। स्टेप्स टू प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट। the title, objective, scope, finding, conclusion. हम्म। फिर अपन ने मेन चीज ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट में क्या है, सिर्फ अपन क्या ओपिनियन दे देते हैं क्या बस अपना, हमारा कि ये चीजें गलत है, कि अपन और भी चीजें बताते हैं? So plan and then prepare draft, then writing follow up, and then करेक्ट। response to management. तो देखो ध्यान से यहाँ पे, जो तुम बता रहे हो केशव, वो है तुम्हारा फॉर्मेट या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिटर्न रिपोर्ट, या फिर जनरल गाइडलाइंस। लेकिन अपना स्टेप्स टू पूछा मैंने, स्टेप्स टू प्रिपेयर द मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? प्लान करोगे अपने ऑडिट रिपोर्ट को, राइट? व्हाट प्रियांशी वाज सेइंग।
फिर अपना ऑडिट एविडेंसेस लोगे, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, फिर ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओगे, देन इशू करोगे फाइनल रिपोर्ट अपनी। और फाइनल रिपोर्ट इशू करोगे तो उसमें मैंने बताया था क्या कि यू विल ऑल्सो रिकमेंड द सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, सजेशंस भी होंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। एंड देयर फोर when you are like issuing the final report, you will be giving some suggestions and therefore follow up should be taken up for whether or not those suggestion have been actually tackled or not. So follow up लेना ऑडिट रिपोर्ट का ये लास्ट स्टेप होगा, और उसके एकदम सबसे लास्ट में एक्शन या जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैनेजमेंट का ऑन दी ऑडिट रिपोर्ट, उसको डील करना। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज हो गए हो। स्टेप्स टू प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट अलग हो गया, ठीक है। और मैंने स्टेप्स नहीं पूछा था, मैंने क्या पूछा था, सॉरी मैंने स्टेप्स पूछा था, तुमने क्या बताया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या जनरल गाइडलाइंस क्या क्या होगी जब तुम रिपोर्ट बनाओगे। तो ये स्टेप्स थोड़ी ना हुए केशव, टाइटल ऑब्जेक्टिव, ये तो मेरे कंटेंट हो गए, रिटर्न रिपोर्ट के क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, क्या क्या कंटेंट अपन को कवर करना है, फॉर्मेट हो गया, जनरल गाइडलाइन हो गया, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिटर्न रिपोर्ट हो गया प्रॉपर से। ठीक है, अभी अपन ने बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में आ जाओ। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में मुझे बताओ, कल अपन ने देखा था क्या कि अगर मैं आज जाता हूँ ऑडिट के लिए, मैनेजमेंट ऑडिट करने के लिए, और वो मैनेजमेंट ऑलरेडी इतने सालों से है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक एग्जांपल एलएनटी के जो चेयरमैन है, एलएनटी के जो चेयरमैन है, सीईओ एग्जीक्यूटिव, अभी नहीं है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, एएम नायक जो है, वो धीरूभाई अंबानी के टाइम से, धीरूभाई अंबानी के टाइम से, मतलब वो 17 साल से ज्वाइन किए थे, अभी उनकी एज है अराउंड 80, अराउंड 80। तो उन्होंने अपना जीवन पूरा दिया हुआ है एलएनटी को, 17 ईयर्स के है, एंड नाउ हिज एज इज 80, समझ रहे हो। सो उन्होंने तुमको किया होगा एज सच अपॉइंट फॉर डूइंग द मैनेजमेंट ऑडिट, राइट। एंड देयरफॉर व्हेन यू आर डूइंग द ऑडिट, व्हेन यू आर डूइंग द मैनेजमेंट ऑडिट, यू नीड टू लेट ऑल अदर मैनेजर्स नो कि हमको मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है तुम्हारी ऑडिट करने के लिए, मैनेजमेंट की ऑडिट करने के लिए, एंड वी आर पार्ट ऑफ योर टीम ओनली, वी आर हियर टू इम्प्रूव अपॉन योर ऑब्जेक्टिव्स, अकम्प्लिश कैसे की जाए ऑब्जेक्टिव्स, कैसे तुम्हारे को और इम्प्रूव किया जाए, राइट। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिजेक्शन भी आए वहां से, सामने से, कि दे वोंट एक्सेप्ट योर ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू एंड एवरीथिंग, बट अगेन क्रिटिसाइज भी करना है तो ढंग से क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, राइट। नॉट इन अ ओवरली क्रिटिसाइज मैनर कि हम उनको बस बुराई करते जा रहे हैं, वी नीड टू अप्रिशिएट एज वेल इन बिटवीन। उसके अलावा तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि इतना चीज करोगे तो इतना क्वांटिटेटिव टर्म्स में कितना बेनिफिट होगा, क्वांटिटेटिव भी बताना पड़ेगा, सिर्फ क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव से भी बात नहीं बनेगी। तो ऐसे कई सारी चीजें देखने पड़ेंगे अपन को। पहले तो ये देखते हैं कि बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में आते क्या है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या झगड़े हो सकते हैं, और ये झगड़ों ये झगड़े का क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं अपन, ये झगड़ा अगर हो रहा है तो अपन उसका सॉल्यूशन क्या लेके आ सकते हैं। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में आ जाओ। अभी देखो क्या बोलता है ये, अपन को कैसा रखना चाहिए, एक पॉजिटिव टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव टॉप डाउन अप्रोच? सर एक चीज़ पूछनी थी कि आजकल आप मैनेजमेंट ऑडिट ही कराएंगे? हाँ, अच्छा सर, वो रेलिवेंट नहीं था ना मेरे लिए, इसलिए पूछ रही थी। पॉजिटिव टॉप डाउन अप्रोच होगा तुम्हारा। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव टॉप डाउन अप्रोच? मैनेजमेंट से लेके एम्प्लॉय तक एवरीवन शुड गेट इन्वॉल्व, राइट। सो इन्वॉल्व करोगे तो क्या होगा, सबको इन्वॉल्व करोगे तो क्या होगा, सबको इन्वॉल्व करोगे तो क्या होगा, एवरीवन विल टेक अप देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं तुमको इन्वॉल्व करता हूँ तुम्हारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि बताओ कब टेस्ट देना है, और तुम खुद अपने आप से डेट बता रहे हो, तुम अपने आप से डेट बता रहे हो, सो यू आर ऑल्सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पेक्टिव की इंस्टेड कि मैं अगर तुमको डेट देता, सो देन यू वुड से कि सर ये बहुत ज़्यादा थोपना हो गया, राइट, हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर तुम खुद डेट दे रहे हो, अगर ये ड्यू डेट दे रहे हो, तो यू हैव टू अबाइड बाय दैट ड्यू डेट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कमिटेड, तुमने ही कमिट किया है। सिमिलरली
वेरियस ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल इन्वॉल्व करना राइट फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ द ऑडिट. अनदर सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑडिटर्स रिकमेंडेशन मे लीड टू देयर रिमूवल और रीशफलिंग इन द प्रोसेस. मतलब जनरली क्या हो सकता है कि ऑडिटर रिकमेंड कर सकते हैं कि इन लोगों को इन्वॉल्व मत करो ये प्रोसेस में, या ये प्रोसेस को बदलो, तो वहां पे भी तुम्हारा रेजिस्टेंस आ सकता है फ्रॉम द मैनेजमेंट. फिर रेजिस्टेंस में ऑल्सो ओवरकम बाय एक्सप्लेनिंग टू दिस एग्जीक्यूटिव दैट द मैनेजमेंट ऑडिटर इज देयर टू हेल्प देम. तो तुम इसको ओवरकम कैसे करोगे? ये बोलो कि हम यहाँ पे हेल्प करने आए, ना कि कंप्लेन करने. राइट, सिंपली हम तुम्हारे साथ ही काम कर रहे हैं, तुम्हारे तुम्हारे जो रिजल्ट है उसको अचीव करने के लिए ही हम लोग ये सारे रिकमेंडेशन सजेशंस दे रहे हैं. इट इज नॉट दैट वी आर गोइंग अगेंस्ट यू, बट वी आर विथ यू ओनली. In the normal discharge of their duty, they interact with colleagues, staff of the department and also top management. अब देखो बिहेवियर प्रॉब्लम आते कहाँ से? एक तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मैनेजमेंट ऑडिटर के बीच में और अदर पर्सनल के बीच में. क्यों? क्योंकि अदर पर्सनल सोचती है कि हम इतने सालों से ऑर्गेनाइजेशन में, ये आज का मैनेजमेंट ऑडिटर हमको क्या बताएगा? मैनेजमेंट ऑडिटर ये सोचता है कि हम जो सोच रहे हैं वो हमने ऑलरेडी इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करके आए हैं, तो ये लोग तो सुनेंगे ही सुनेंगे, हम ज़्यादा सुपीरियर है. सो दोनों के बीच में सुपीरियरिटी कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट ऑडिटर एंड अदर पर्सनल, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, कंट्रोल. कंट्रोल की बात जब आती है तो मैनेजमेंट ऑडिटर जनरली टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स करता है. अगर तो ऑडिटी को डर लगता है कि भैया ये कंट्रोल अगर फेल हो गया तो ये कंट्रोल के पीछे तो मैं रिस्पॉन्सिबल था. एग्जांपल ले लो, जैसे कि एग्जांपल ले लो तुम्हारा, जैसे P2P कंट्रोल, P2P प्रोसेस है. अब उसके अंदर एक कंट्रोल था कि बिफोर इन्वेंट्री परचेज मैनेजर का साइन लगेगा. अगर कोई इन्वेंट्री परचेज में परचेज मैनेजर का अप्रूवल के बिना ही परचेज हो गया है अगर, तो परचेज मैनेजर विल नाउ फियर कि भैया मेरा कंट्रोल लैप्स हो गया, मैंने साइन नहीं किया था, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है. राइट, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि दे माइट फियर कि मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट में इसके कारण कुछ इनकम्पिटेंट क्रिएशन इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है. परचेज मैनेजर को डर लगेगा कि अब मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो मेरे को चिल्लाएगा. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. सो इसके कॉजेज है एंटागोनिज्म के. एंटागोनिज्म मीन्स व्हाट? एंटागोनिज्म मीन्स एक्टिव हॉस्टिलिटी और अपोजिशन. एक्टिव हॉस्टिलिटी और अपोजिशन. एक्टिव हॉस्टिलिटी और अपोजिशन मतलब क्या? कि सामने वाला हमको रेजिस्ट कर रहा है इतना ज्यादा, तो उसका कॉजेस क्या हो सकते हैं? एक तो उनको डर लग रहा है कि ऑडिट फाइंडिंग के कारण उनकी बुराई होगी. मुझे ना देखो, एक तो हो गया तुम्हारा कॉजेज ऑफ एंटागोनिज्म. देखो इंपॉर्टेंट, मैंने ये PFU कब का लिखा रखा है? ये मैंने लिखा था May 22 के अटेम्प्ट के पहले. और मैं तुम लोग के साथ आज एक रिवीजन वीडियो भी शेयर करूंगा, उसमें भी तुम लोगों ने देखना कि मैंने कितना जोर से इसको बोला था कि प्लीज 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 डू दिस क्वेश्चन, ये कॉजेज ऑफ एंटागोनिज्म वाला. एंड एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया था May 22 में. राइट, क्योंकि समझ में आ जाता है. क्या समझ में आता है? कि इंस्टीट्यूट को पता है कि ऐसे अजीब टाइप के क्वेश्चन देने में उनको मजा आएगी. ऐसा क्वेश्चन दो कि सामने वाले को समझ ही ना आए कि कौन से चैप्टर से, तो पहली बात तो तुम चैप्टर ही ढूंढते रह जाओगे. एंटागोनिज्म अगर ये पढ़ा हुआ नहीं है तो क्या समझ में आएगा? कॉजेज ऑफ एंटागोनिज्म कुछ समझ में नहीं आने वाला. सो एंटागोनिज्म मीन्स व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल कि कहाँ से अपोजिशन आ रहा है. अपोजिशन, हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी अपोजिशन कहाँ से आ सकता है? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ क्रिटिसिज्म. एक तो भाई एडवर्स ऑडिट फाइंडिंग आएगी तो मेरी बुराइयां की जाएगी, मैंने कहा मैं फेल हो गया, ये सब बताया जाएगा, मेरे को डर लग रहा है उसका. फियर ऑफ क्रिटिसिज्म. दूसरा फियर ऑफ चेंज. किसी को भी चेंज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. राइट, चेंजिंग इज दी ultimate constant, but however everyone resists changing. Right, changing has to be resisted by everyone, means changing generally is usually resisted by everyone. So fear of change हो गया, fear of criticism हो गया. fear of change and fear of criticism. तीसरा प्यूनिटेटिव एक्शन में सुपीरियर हो सकते हैं. सुपीरियर कुछ तुम्हारे डेफिशिएंट मेल प्रैक्टिस या कुछ भी तुम्हारे डेफिशिएंसीज के कारण तुम्हारे ऊपर कोई प्यूनिटिव एक्शन दे, पनिशमेंट दे, राइट, पेनाल्टी लगाए, या जो भी हो सकता है. तो ये भी एक डर है. इनसेंसिटिव ऑडिट प्रैक्टिसेस. एंटागोनिज्म में सामने वाला अपोजिशन में इसलिए भी जाता है क्योंकि तुम एकदम ज्यादा ही हावी हो जाते हो. इनसेंसिटिव ऑडिट प्रैक्टिसेस मतलब ओवरली क्रिटिकल हो जाते हो, सिर्फ और सिर्फ गलतियों पे फोकस करते हो, जो अच्छाई है उसको फोकस ही नहीं कर रहे हो. समझ रहे हो? ये सब दिक्कत आ सकती है इनसेंसिटिव ऑडिट प्रैक्टिस है तो. एंड उसी के जैसा सिमिलर पॉइंट है हॉस्टाइल ऑडिट स्टाइल. मतलब तुम बहुत ही ज्यादा दूर हो ऑडिटी से. ऑडिटी से यू आर मेंटेनिंग अ डिस्टेंस.
but that should not be the case. Actually what should happen is you should form part of the oddity का ही एक part हो जाना चाहिए तुमको. So cold and distant aspect is a lack of understanding of the oddity's problem. ठीक है, तुम उसके कारण ऑडिटी की प्रॉब्लम ही नहीं समझ पा रहे हो. एब्सेंस ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी मतलब समझते हो सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस होता है? सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है? सिंपैथी इज व्हेन यू फील फॉर समवन, एम्पैथी इज जब तुम उसके शूज में पैर रख के वो चीज को महसूस करोगे, समझ रहे हो, तब तुमको वो बोलते हैं अपन एम्पैथी. एन एब्सेंस ऑफ एम्पैथी, एन एयर ऑफ स्मगनेस और सुपीरियरिटी. तुमको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रही है. एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑन इनसिग्निफिकेंट एरर्स, प्रोसिक्यूशनल टोन व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस. सो ये सारे तुम्हारे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके कारण तुमको एंटागोनिज्म आए. 5 पॉइंट है, सिंपल है. फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ चेंज, प्यूनिटिव एक्शन बाय सुपीरियर, insensitive audit practices and hostile audit style. ये तुम्हारा सेकंड बिहेवियरल प्रॉब्लम हुआ. सेकंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, कंट्रोल. जब कंट्रोल में लैप्सेस पता चलेंगे तो उसके चक्कर में क्या होगा कि कंट्रोल अगर फेल है तो तुम्हारे हो सकता है कि ये इंप्रेशन बने मैनेजमेंट के सामने कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, राइट. सो मैनेजमेंट इज फियरिंग दैट. मैनेजमेंट को डर लग रहा है कि हमारा गलत इंप्रेशन ना बन जाए. ये कंट्रोल का सेकंड प्रॉब्लम था, बिहेवियरल प्रॉब्लम. और इसके अंदर दिया था कॉजेज ऑफ एंटागोनिज्म. और तीसरा रेजिस्टेंस टू चेंजेस, वी ऑल नो, राइट. अब आओ इसके सॉल्यूशंस देखते हैं. सॉल्यूशंस, बिहेवियरल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? तो भैया एटमॉस्फेयर एकदम फ्रेंडली बनाओ. समझ रहे हो, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए. क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रेंडलीनेस. ठीक है, तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सको, मैं तुम्हारे पे ट्रस्ट कर सकूं. फ्रेंडली फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, एटमॉस्फेयर ऐसा बनाओ. ठीक है, ऑटोमेटिकली सामने वाला भी तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करने लगेगा. इन्वॉल्वमेंट एंड इन्फॉर्म्ड, मैंने क्या बोला, सबको इन्वॉल्व करो. TCWG से लेके everyone should get involved and they should all be informed, because once they are involved, once they are only making the decision, so they will be held responsible. They will feel that हाँ हम भी decision making process में part करते हैं. They will also not take this as instruction. ये instruction के रूप में नहीं लेंगे फिर वो लोग उसको, वो एज अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट के रूप में ही लेंगे उसको. फिर देन इन्वॉल्वमेंट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा. ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम सर्विस. तुमको ये बताना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम तुमको कुछ भी गलत दे. वी आर हियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड वी वांट मैक्सिमम सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड एंड वी डोंट वांट एनी इंटरफियरेंसेस ज़्यादा. सो द रिव्यू विल बी कंडक्टेड विद मिनिमम इंटरफियरेंस. तुम टेंशन मत करो. तुम्हारा जो काम चल रहा है, तुम्हारी जो फैक्ट्री चल रही है, तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तुम्हारा जो ऑपरेशन चल रहा है, तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें हम ज़्यादा इंटरफियर नहीं करेंगे. मिनिमम इंटरफियरेंस. एंड ये बताओ कि ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम है जो टॉप मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया हमको, हम उसी के पार्ट है. इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर कमिंग आउट ऑफ नोवेयर. वी आर कमिंग आउट फ्रॉम मैनेजमेंट डिसीजन ओनली. मैनेजमेंट ने डिसाइड करके हमको अपॉइंट किया है. दिस इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल प्रोग्राम विच इज मैंडेटेड बाय हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी टू मीट द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड बोथ प्रोटेक्शन एंड कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट आएगा इससे. सो ये सॉल्यूशन हो गए. ये सॉल्यूशन आया था मेरे एग्जाम में एंड आई कुड क्लियरली रिकॉल ऑल द आंसर. देखो कैसे याद रख सकते हैं अपन आंसर को. AI से मैक्सिमम सर्विस चाहिए मेरे को, मिनिमम इंटरफेरेंस चाहिए, ताकि मेरा ओवरऑल प्रोग्राम हो जाए. मेरा ओवरऑल प्रोग्राम करवाना है मेरे को, मान लो. तो प्रोग्राम करवाना है तो मेरे को बीच में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए और सर्विस भी मैक्सिमम चाहिए. तो AI से ले रहा हूँ मैं. AI से मैक्सिमम सर्विस, मिनिमम इंटरफेरेंस, ताकि ओवरऑल प्रोग्राम हो जाए. AI से देखो, A से एटमॉस्फेयर हो गया, I से इन्वॉल्वमेंट हो गया. ठीक है, मैक्सिमम सर्विस हो गया, मिनिमम इंटरफेरेंस हो गया, एंड लास्टली ओवरऑल प्रोग्राम अचीव हो जाए. लास्ट टॉपिक देखो, मैनेजमेंट ऑडिट का. क्या बोल रहे हो राघव? Classes will be completed by next month end. ठीक है,
उसके पहले कोशिश करेंगे, बट आई एम नॉट कमिटिंग अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन, क्योंकि बीच में फिर तुमको रिवीजन के लिए भी बीच बीच में लगेगा, राइट, एंड टेस्ट भी होंगे। चलो आ जाओ लास्ट। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो फटाक से। हाउ विल यू डिमॉन्स्ट्रेट इट टू अराइव एट अ सॉल्यूशन टू बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे अपन ये सब पॉइंट भी लिखना है अपने को। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मैंने बताया कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है कि भैया जो भी तुम अप्लाई कर रहे हो ना, बता रहे हो ना कि ये गलती है, ये चीजें इंप्रूव करनी पड़ेगी, तो उसको क्वांटिफाई करो, टेंजिबल टर्म्स में बताओ, क्वालिटेटिव टर्म्स में नहीं। ये बताओ कि ये तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारा रेवेन्यू देखो 50% ग्रो होगा, तुम ये करोगे तो तुम्हारा कॉस्ट 25-30% नीचे आएगा। सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, सजेशंस कैरिंग वेट। रिपोर्ट मेथड देखो, अपना रिपोर्टिंग मेथड मैंने क्या बोला, फ्रेंडली रखना है, बट ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं, ठीक है, फ्रेंडली रखना है बट एकदम ज्यादा फ्रेंडली नहीं, थोड़ा फर्म टोन मेंटेन करनी है। सिमिलरली तुमको एकदम ज्यादा डिसएग्री भी नहीं होना, लेकिन कई कई बातों में डिसएग्री होना है, डिसएग्री विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल, एंड क्रिटिसाइज विदाउट बीइंग क्रिटिकल। ये कुछ पॉइंट है रिपोर्टिंग मेथड्स में। तुम बोल सकते हो फ्रेंडली रहना है लेकिन एकदम ज्यादा फ्रेंडली नहीं, फॉर्म टोन मेंटेन करनी है। डिसएग्री करो लेकिन एकदम ज्यादा ऐसे शो मत करो कि यू आर गेटिंग वेरी मच अनॉयड या डिसएग्री करे जा रहे हो बार बार बातों पे। क्रिटिसाइज करो बट नॉट इन अ वेरी क्रिटिकल मैनर। एंड लास्टली पार्टिसिपेटिव अप्रोच, मतलब सबको इन्वॉल्व करते हुए चलो, because when everyone gets involved, everyone then implements them accordingly, they will take the ownership, right, they will also take the responsibility, ownership, when they are also involved, they will feel like yes, they are also part of the management audit, they are also involved in decision making process, ठीक है। सो यहाँ तुम्हारा होता है मैनेजमेंट ऑडिट। एक बार रिव्यू कर लेना मैनेजमेंट ऑडिट को। अपना इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट का टेस्ट होगा डे आफ्टर टुमारो, कल नहीं परसों। एवरीवन ओके विथ डेट? Yes, sir. We are okay. इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट का परसों टेस्ट है, ठीक है। Perfect, sir. आई एम अभी लिविंग, आई विल बी गिविंग यू रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ ऑडिट ऑफ पीएसयू, ठीक है। ऑडिट ऑफ पीएसयू करना है अभी तुम लोग को। ओल्ड बैच हो गया है, आज तुम लोग का सारा सिलेबस कवर हो गया है, ठीक है। सागर, धनलक्ष्मी, पूजा, सर कल कल का मैनेजमेंट ऑडिट का भेज देंगे क्या?